हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2018 में आरपीएससी की साइट पे 4 पेपर दे रखे हैं, जिनमें से 2 पेपरों का मैं आपको सॉल्यूशन करा चुका हूं। ये तीसरे पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। चलिए देखिए, विराम अवस्था से वी वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्लॉगली की वेवलेंथ पूछ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, लेमडा ई बराबर 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 16वां, तो फिजिक्स के हैं। पूर्ण दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेथेन के मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखो, मेथेन की बात कर रहा है CH4, मेथेन को जला रहा है, जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आपका कार्बन तो किस में चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। आपका हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा? H2O में। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कितने कार्बन है? एक ही कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो ये 2 लगा दिया। ऑक्सीजन देखो, 2 ये रही, 2 ये रही, तो ये हो गया 2 और 2। अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या होते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? किसी भी सरलतम संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के आगे लिखे हुए गणितीय आंकड़े। इसका 1 है, जिसका कोई नहीं है 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब आपसे एक तो मेथेन को कह रहा है और एक CO2 की बात कर रहा है। CO2 की तो दे रखी है आपको वैल्यू कुछ ना कुछ, और मेथेन के लिए पूछा है। इस बात को समझो, इस रिएक्शन को पढ़ना। इस रिएक्शन का मतलब है कि एक मोल मेथेन को 2 मोल ऑक्सीजन से जलाया जाता है, जिससे 1 मोल CO2 और 2 मोल क्या बनते हैं? H2O। आपको 22 ग्राम CO2 दे रखी है, CO2 के मोल बनाने पड़ेंगे। मोल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है अपना? भार अपॉन में अणु भार। वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। भार कितना दे रखा है? 22 प्रश्न में। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 12 44, यानी कि ये आया आपका 1/2 बराबर 0.5। इसका मतलब एक का आधा कितना हो गया? 0.5। 1 मोल मेथेन से 1 मोल CO2 बन रही है, तो 0.5 मोल से कितनी बनेगी? 0.5 ही बनेगी, तो 0.5 मोल आंसर हो गया। ये रहा सिंपल, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सुंदर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गैसियस स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर से वॉन डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है, जबकि आदर्श गैस समीकरण में वॉन डेर वाल नामक वैज्ञानिक ने संशोधन करके एक वास्तविक गैस समीकरण या वॉन डेर वाल गैस समीकरण का निर्माण किया, जिसका फॉर्मूला होता है P+A n² अपॉन में V² V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपको। कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर, n बराबर 1 मोल मान लेता है, तो फॉर्मूला क्या रह जाता है? P+A अपॉन में V² V माइनस B बराबर RT। ये भी सही है, ठीक है। अब देख लो फॉर्मूला कौन सा दे रखा है। P माइनस है, P माइनस तो नहीं है, P प्लस है। P+A n² V² है, P+A n² अपॉन में V² V माइनस NB बराबर nRT। तीसरा इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन, फिर वही MOT का क्वेश्चन है। अगर आप लगातार पेपरों को देख रहे हो, अपनी तैयारी को एनहांस कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि MOT का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ये क्वेश्चन किसका है? MOT का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का किसने दी? हुंडोर मुल्कन ने। आबंध कोटि पूछ रहा है, किसके लिए समान है? आबंध कोटि मतलब बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या ही बंद क्रम कहलाती है। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है, क्या बता रखा है? चलो एक बार दोबारा देख लो कि 14 पर क्या होता है? 3। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, तो 14 पर कितना होता है? 3। आगे जाओ, 15 16 17 18 19 20, या पीछे आओ, 13 12 11 10.5 कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 और 0.5 और 0.0, ऐसे ही इधर हो जाएगा 2.5 2.0। इंपॉर्टेंट बात यह कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसके लिए बंद क्रम भी समान होगा। अब N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 पर कितना होता है? 3। फ्लोरीन F2, फ्लोरीन का कितना? 9, 9 दूनी 18, 18 पर 1। अगला देखो N2, 7 दूनी 14, 14 पे कितना है? 3।
अब नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 7 8 15, 15 में से प्लस लगा हुआ है तो माइनस होगा, कितना बचा 14, और 14 पर 3, यही आंसर है। आगे देख लेते हैं। O2 8 दूनी 16, माइनस है तो प्लस होगा 18, 18 पर कितना होता है 1, ये रखा होगा 1। कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14, 14 पर 3। O2 8 दूनी 16 और 2 18, 18 पर 1 अभी अभी निकाला था N2, 7 दूनी 14, 14 पर 3। तो किस युग्म की आबंध कोटि समान है, दूसरा इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाओ, VSEPR का क्वेश्चन है, और VSEPR किसके द्वारा दी गई थी, क्लेस्पी और नाइहोम के द्वारा। VSEPR में पोस्टुलेट सेकंड का क्वेश्चन है, हमेशा आता है। XCF4 की बात कर रहा है, XCF4 केंद्रीय परमाणु कौन है, जीनोन। पाइथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस 4 फ्लोरीन, 8 और 4 12, 12 का मतलब 6, 6 का मतलब संकरण क्या है sp3d2। आसपास कितने होने चाहिए थे इसके बंद युग्म 6, लेकिन इसके पास तो 4 ही हैं। केस किसका है 4 + 2 का। sp3d2 संकरण में अर्थात 6 पर 4 + 2 के केस में जो आकृति आती है वो आती है वर्ग समतलीय। तो पहले का B, चलो देखते हैं क्या किसी में, ये लो चौथा इज द आंसर। पहले का भी एक से ही बैठ रहा है, पर सारे कर लेते हैं, लाओ BrF5। केंद्रीय परमाणु कौन है Br, Br यानी कि वर्ग 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7, प्लस हाँ जी 5 फ्लोरीन जोड़ेंगे, 7 और 5 12, आधा 6, 6 का मतलब क्या हो गया sp3d2। आसपास कितने होने चाहिए थे 6, लेकिन मेरे पास तो 5 ही हैं, तो केस क्या बनेगा 5 + 1 का। sp3d2 संकरण में 5 + 1 के केस पर क्या आकृति बनती है, वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। दूसरे का D देखो जरा, दूसरे का D ये हो रखा। ClF3, ClF3 बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। केंद्रीय परमाणु कौन है, क्लोरीन। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 + 3, 7 + 3 ये हो गया आपका 5, 5 का मतलब हो गया sp3d। आसपास कितने होने चाहिए थे 5, लेकिन इसके पास कितने 3, तो 3 + 2 का केस बनेगा, टी शेप बनेगी, टी शेप, टी शेप, टी शेप, ये लो टी आकृति। तीसरे का है, ये लो तीसरे का है SF4। केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर। तो सल्फर क्या है, वर्ग 16 का सदस्य, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो बाह्यतम कोश में 6 + 4, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 5 का मतलब क्या हो गया sp3d। आसपास कितने होने चाहिए थे 5, मेरे पास कितने 4, तो ये केस बनेगा 4 + 1, 4 + 1 पर के शेप, सीसॉ शेप, ढेकुली शेप, या फिर विकृत चतुष्फल के, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। अब देख लो इसमें क्या दे रखी है, ये दे रखी ढेकुली, चौथे का C। ये लो भैया 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों अणुओं में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक है। तो चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक उसके लिए होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। आओ चेक कर लेते हैं अपन। यहां पर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम किसमें +3 में। तो पहली बात तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। पहले तो क्रोमियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं, +3 को छोड़ देता हूं। क्या लिखूंगा, आर्गन 18, 3d5 और 4s1। 18, 18 और 19, 19 और 5 24। लेकिन क्रोमियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, बच्चे दो यहां से निकलेंगे, क्या बचेगा 3d3। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। FeH2 का होल 6 + 2, Fe +2 में, तो सबसे पहले Fe का नंबर कितना है 26, आर्गन 18, 3d6 और 4s2। लेकिन यहां पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या बचेगा 3d6। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6, यहां पर 4 हैं भैया। ZnH2O का होल 6 + 2, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिंक का नंबर कितना है 30। नंबर क्या होगा, आर्गन 18, आर्गन 18, 3d10 और 4s2। 3d10 का मतलब, लेकिन जिंक तो +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा 3d10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लास्ट Ni, और यहां पर निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्लियर है, क्योंकि कार्बोनिल तो एक उदासीन लिगेंड है। तो निकिल का नंबर कितना है, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, ठीक है। और जिंक, आर्गन 18, 3d8, 4s2, ठीक है। CO प्रबल लिगेंड है, युग्मन करेगा तो इसके पास भी नहीं, सबसे ज्यादा इसके पास है 4,
4 Fe वाला दूसरा इज द राइट आंसर। स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि कह रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यह किसका कथन है? आ जाओ देखते हैं। ट्रिक आपको मैंने कई बार बताई है। एटीपी बॉटनी में पेज नंबर सी पर गिवन है, बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। ए का मतलब है आवोगाद्रो का नियम, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। बॉटनी का बी बॉयल्स का नियम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है। सी किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। क्या क्या कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर, ठीक है, ट्रिक से पता चल रहा है। एन मोलों की संख्या कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आयतन तापमान के समानुपाती होता है। यही तो पूछ रहा है किसका नियम है भैया। ये देखो, ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। ऐसे निकालते हैं इसको। दूसरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय आवर्त के तत्व, हर बार आ रहा है आईपी का क्वेश्चन। अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी तैयारी अपने आप ही बूस्ट कर जाएगी। मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा हूं, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। ये क्वेश्चन किसका है? आपका आईपी का। और आईपी में भी कौन सा पूछ रहा है? द्वितीय आवर्त का पूछ रहा है। तो याद रखो द्वितीय आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इधर से इधर जाने पर आईपी का मान क्या होता है? आईपी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो एक तो ये वाला, इसमें अपवाद आता है, और एक इसमें आता है। इसमें अर्धपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व और इसमें भेदन क्षमता। तो सबसे ज्यादा कौन है? नियोन। नियोन के बाद कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद होना तो ऑक्सीजन को चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन। उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, और सबसे लास्ट में लिथियम। क्या क्या ले रहा है ये? एक तो ये ले रहा है कार्बन, एक ले रहा है ये बेरिलियम, और एक बोरॉन, और एक लिथियम। पहला ही आंसर है सीधा का सीधा। ओके भैया। निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि है? आपको तत्व दे रखे हैं, कुछ तत्व तो दे रखे हैं आपको फर्स्ट के, और कुछ दे रखे हैं सेकंड के। तो देखो ऐसे करते हैं इनको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। और फ्लोरीन के नीचे कौन आता है? क्लोरीन। अब क्या करूं साहब, देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि का ऑर्डर ऐसे लगता है, द्वितीय आवर्त के तत्वों की तुलना में तृतीय आवर्त के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, और इनके लिए लगता है ऐसे ऑर्डर, यानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा किसके लिए? फास्फोरस के लिए। फास्फोरस से ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा कौन है? सल्फर। सल्फर से ज्यादा कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन। अब देखो न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि। तो एक तो फास्फोरस दे रहा है, एक दे रहा है सल्फर, एक दे रहा है Cl और F। सबसे कम किसके लिए है? फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस इज द राइट आंसर। ये लो ऐसे। अगला क्वेश्चन है N2 + 3H2 = 2NH3 डेल्टा H नेगेटिव अभिक्रिया के लिए। हाँ जी, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम में भी किसका है? आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो फॉर्मूला क्या होता है? Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है? उत्पाद की गैसीय मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं भैया? यहाँ पर 2। डेल्टा Ng बराबर क्या आएगा? 2 माइनस अभिकारक के 3 और एक इसका 4 बराबर -2। तो Kp = Kc RT की पावर -2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Kp = Kc RT का होल स्क्वायर। नीचे आएगी पावर तो माइनस से किसमें हो जाएगी? प्लस में। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, दे रखा है क्या? Kp = Kc RT की पावर -2, पहला ही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से इक्विलिब्रियम का है। 800 केल्विन पर बंद पात्र अभिक्रिया N2 गैस + O2 गैस = 2NO के लिए साम्य अवस्था सांद्रताएं दे रखी हैं। तो Kc पूछ रहा है। हाँ भाई ध्यान से देखना, Kc कैसे निकालते हैं? Kc बराबर होता है उत्पादों की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है, की पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक। रस समीकरण मितीय गुणांक बताया था ना, अभिकारक और उत्पादों के आगे लिखे हुए गणितीय आंकड़े। और नीचे क्या है आपका? अभिकारक। अभिकारक की पावर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Kc बराबर उत्पाद में कौन है आपका? NO, तो NO लिख दिया। NO का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे लिखा हुआ है 2 अपॉन में अभिकारक N2 की सांद्रता और O2 की सांद्रता। इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता ही है, सिंगल तो है ये वो। Kc बराबर, अब NO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.8 गुणा 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ये यहां से स्क्वायर लगाया 2, ये लिखा हुआ था ये जो ये अपॉन में N2 की कितनी दे रखी है, 3 गुणा 10 की पावर -3 गुणा O2 की कितनी दे रखी है, 4.2 गुणा 10 की पावर -3, यही दे रखा है आपका। आगे इसको सॉल्व करते हैं। Kc बराबर क्या आएगा, 2.8 गुणा 2.8 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3 होल स्क्वायर है ना, अपॉन में 3 गुणा 4.2 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है भैया, देखो 2 बार ही है क्या, नीचे भी है ऊपर भी और वो हो गया। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो 10 की पावर -3 -3 -3 -3 गया, पॉइंट से क्या गया, पॉइंट गया, इसको काट दो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। Kc बराबर कितना आ गया आपका, Kc बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर -3 4.2 गुणा ये 2.8। ठीक है ठीक है ठीक है, सही चल रहे हैं सही चल रहे हैं अभी तक तो Kc बराबर कितना आ जाएगा आपका 28, पॉइंट से पॉइंट कट गया था, 28 दूनी 56 यानी कि 5.6 अपॉन में 3 तिया 9, तो 56 अपॉन में 9 आ गया, तो 9 6 54, 9 6 54, 6 के आसपास कोई वैल्यू है क्या, 6 के आसपास ये रही, तो ये इसका आंसर है 0.622। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये क्वेश्चन ऐसे करना था, 9 6 54 हो गया ना 6 से, तो 0.622 के आसपास आ जाएगी। एक प्रक्रम के रुदोष्म परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है Q बराबर 0 होता है, हालांकि अपने सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। ऊष्मागतिकी में अवस्था फलन, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। 2 प्रकार के फलन होते हैं, पथ फलन और अवस्था फलन। अवस्था फलन वे फलन होते हैं जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, जबकि पथ फलन गए हुए रास्ते पर निर्भर करते हैं। तो अवस्था फलन एक राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। सही बात है, अवस्था फलन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, 29वां कोऑर्डिनेशन का है, निम्नलिखित उपसेचन इकाइयों में से कौन सी किरेल है। किरेल वो है जिसके अंदर कोई भी सममिति का तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। तो ये वाला आपका कौन सा जाएगा, ये जाएगा समपक्ष, CrCl2OX2 का होल थ्राइस। यहाँ पर तो 6 के 6 एक जैसे हैं, तो नहीं हो सकता, अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक जैसे नहीं हो सकता। विपक्ष में जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर है, 180 डिग्री के एंगल पर है, तो इधर से इधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा सेम मिलेगा, और समपक्ष में 90 पर है, तो ये वाला आंसर जाएगा। आगे निम्नलिखित अभिक्रिया दे रहा है मैं, इस अभिक्रिया में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। फास्फोरस की किसमें, P4 में, PS3 में, और किसमें, H2PO2 माइनस में, इसमें पूछ रहा है। तो कोई भी तत्व जब अपनी स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में होता है तो उसके लिए ऑक्सीकरण का मान 0 होता है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये वाला। PH3 में हाइड्रोजन का केस है, देखो हाइड्रोजन के पार्ट करते हैं। हाइड्रोजन अगर धातु के साथ जुड़ा होता है तो इस पर -1 आता है, और हाइड्रोजन अगर अधातु के साथ जुड़ा होता है तो इस पर +1 आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है अधातु से, तो इस पर तो आएगा +1, ये 3 यहाँ पर चला जाएगा -3, तो फास्फोरस पर -3, ये लो ये आ गया, हो गया भैया, 4th इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक की बात। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फ्लक्स। निम्नलिखित में से जिंक का कार्बोनेटेड अयस्क है कैलामाइन। जब अमोनिया को क्यूप्रिक लवण विलयन में मिलाया जाता है तब गहरा नीला रंग निम्नलिखित के बनने के कारण आता है। कॉपर के साथ अमोनिया लिगेंड आकर जुड़ जाएगा, इसकी वजह से होगा। सल्फर के निम्नलिखित किस ऑक्सो अम्ल में परऑक्साइड लिंकेज होती है। परऑक्साइड लिंकेज का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो। इसका आंसर है H2S2O8। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ भाई, स्ट्रक्चर देखो, H2S2O8 की सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन OO, सल्फर OOOH OH। एक बार काउंट करते हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाता है परऑक्साइड लिंकेज। सो इट इज अ आंसर H2S2O8। ठीक है, क्लियर है क्या। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अणु बाएं से दाएं कार्बन परमाणुओं के sp3 sp2 sp2 sp संकरण का प्रकार प्रदर्शित करता है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कार्बन वाले, उनका संकरण सिग्मा बंधों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी आती है,
सिग्मा बंधों की संख्या यानी कि n के बराबर 4 आता है तो संकरण होता है sp3, अगर 3 आता है तो sp2 और 2 आता है तो क्या होता है sp। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो देखो जरा फोर्थ ऑप्शन को देखो। कार्बन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन से एक हाइड्रोजन है। फिर डबल बॉन्ड है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर साइनाइड है। आ जाओ चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। सिग्मा बंध गिनते हैं इस कार्बन के पास, 1 2 3 4, 4 का मतलब इसका संकरण हो गया sp3। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 1 2 3। अब ऐसे मत सोचना कि सर इधर तो गिन लिया, इधर क्यों गिन रहे हैं? दोनों जगह गिनेंगे भैया। 1 2 3, 3 का मतलब है इसका संकरण क्या है sp2। इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा है, 3 का मतलब sp2। इस कार्बन के पास 1 2 सिग्मा के बाद पाई बनते हैं भैया, कितने सिग्मा हैं? 2, तो sp। यही तो पूछ रहा है, sp3 sp2 sp2 और sp। फोर्थ इज द आंसर। 36वां, नीचे दी गई अभिक्रिया में किस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो देखो जरा, H2S प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl प्लस सल्फर, ये दे रहा है। क्या करूं मैं इसका? आ जाओ देखो, ये 2 इसके ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा -2 और इसका कितना होगा +1। क्लोरीन, एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, 2 पर +2 होता है। जो ऑक्सीकरण अंक निकाला जाता है ना वो एक ही परमाणु का निकाला जाता है। क्लोरीन अपनी स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में तो 0, सल्फर का 0 मुक्त अवस्था में, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। तो देखो H2S हाइड्रोजन +1 से +1 में जा रहा है, छोड़ दो। सल्फर -2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ठीक है, -2 से 0 में जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है? -1 में। 0 से -1 में जब जा रहा है यानी कि नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, ऋणावेश को ले रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। क्या पूछ रहा है वो? किस स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, बहुत को लगेगा कि सर मैं सल्फर कर दूं, क्योंकि सल्फर किस में जा रहा है? -2 से 0 में जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में किस प्रजाति का। तो यहां पर जो प्रजाति है वो कौन सी है आपकी? H2S। तो आंसर क्या गया था इसका? H2S। 37 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनती है? देखो, एक तो होती है सिस आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर जो होती है वो सिस आइसोप्रीन का बहुलक होती है, जबकि जो कृत्रिम रबर होती है वो क्लोरोप्रीन का या नियोप्रीन का बहुलक होती है। इसका आंसर होता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइईन। बहुत पूछा जाता है। डेक्रोन, ठीक है, डेक्रोन जिसका औद्योगिक या व्यापारिक नाम ऑरलोन भी है। डेक्रोन किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल से। ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलप गठन होता ही नहीं है या जिनमें एक इकाई सैकेराइड की होती है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलप गठन पर 2 से लेकर 10 तक, ओलिगो का मतलब होता है कुछ, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ओलिगोसैकेराइड मिलते हैं, और पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत सारे। अब देखो, ओलिगोसैकेराइड में कई कैटेगरी आ जाते हैं। अगर 2 होते हैं तो उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 होते हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 होते हैं तो टेट्रासैकेराइड। यहां पर कौन है आपका? सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज और राइबोस, ग्लूकोज और राइबोस तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो आंसर क्या जाएगा? सुक्रोज। और सुक्रोज के जलप गठन से एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का मिलता है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस विटामिन की हीनता से प्राणी रक्तअल्पता, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है? बहुत बार पूछा गया है। विटामिन B12, साइनोकोबाल एमीन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के लिए सही है? किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड, नहीं, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यही गलती है, ये तो 5 आ गया, गलत हो गया। किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बिल्कुल सही है, साइड नहीं कहते हैं, टाइड कहते हैं, टाइड। निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम करेंगे। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले सबसे ऊपर नंबरिंग करते हैं तो कौन आता है आपका? COOH आता है, O1 आता है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां और ये 6वां। 5वें नंबर के कार्बन पर CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑक्सो। 5 ऑक्सो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्स, इसको बोलते हैं O1। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणुनाशी है? रोगाणुनाशी किसको कहते हैं? ऐसे रसायन जिनका उपयोग निर्जीव सतह को साफ करने के लिए किया जाता है रोगाणुनाशी कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। रोगाणुनाशी के रूप में किसी ऐसे विलयन का उपयोग किया जाता है जिसकी सांद्रता ज्यादा है। त्वचा पर उपयोग करेंगे, त्वचा पर लगाएंगे, एंटीबायोटिक के रूप में लगाएंगे अगर त्वचा के रूप में, तो दिक्कत आएगी। कम सांद्रता का होना चाहिए वहां, तो यहाँ तो रोगाणुनाशी है तो ज्यादा सांद्रता का होना चाहिए। तो यह है फिनॉल का 1% विलयन जो कि फिनाइल कहलाता है। फिनॉल का 1% विलयन फिनाइल कहलाता है जिसका उपयोग पोछे लगाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉबट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? तो वेरोनल, एमिटल, नेबुटल, सेकोनल ये सब होते हैं। आंसर है इक्विनिल नहीं है। फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र को समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है x/m बराबर kp की p की पावर 1/n। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रक्रम में लोहे के लिए वर्धक का काम करता है? तो भैया वर्धक वो रसायन होते हैं जो उत्प्रेरकों की को भी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देते हैं। मोलिब्डेनम ठोस में परिक्षिप्त गैस का एक उदाहरण है प्यूमिस पत्थर, जिसको अपन बोलते हैं चकमक पत्थर। चकमक पत्थर वह बहुलक जिसमें प्रबलतम अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, नायलॉन 6। आगे देखो, पीने के पानी में किसके आधिक्य से मेथ हीमोग्लोबिन हो जाता है? तो यह है नाइट्रेट आयन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निम्न तापी कारक के रूप में किया जाता है? देखो आजकल युद्ध चल रहा है ना अमेरिका वाला और गल्फ कंट्री वाला, ठीक है, खाड़ी देशों वाला। तो उस युद्ध में की वजह से ना परिणाम क्या हो रहा है कि जो एमआरआई मशीन है ना वो सही से काम नहीं कर पा रही। एमआरआई मशीन को ठंडा रखना पड़ता है क्योंकि उसमें हाई मैग्नेट लगी रहती है कई टेस्ला की। उसको ठंडा रखने के लिए हीलियम गैस काम में आती है। तो निम्न तापी कारक के रूप में किसका उपयोग होता है? लिक्विड हीलियम का। सिल्वर हैलाइडों की रंग तीव्रता का सही क्रम है, फैजान्स के नियम का क्वेश्चन है। फैजान्स रूल का प्रश्न है। फैजान के नियम में क्या कहा था? फैजान का नियम हमें आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों की व्याख्या करता है। और आयनिक बंध में अगर सहसंयोजक लक्षण बढ़ा रहे हैं तो धनायन का आकार तो छोटे से छोटा और ऋणायन का आकार बड़े से बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी, रंग की तीव्रता बढ़ती जाती है। अब देखो जरा, एजी यानी कि धनायन का आकार तो फिक्स कर दिया है उसने सबके अंदर और ऋणायन के आकार को वेरी कर रहा है। ऋणायन में क्या ले रहा है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है। आयोडीन ऋणायन है, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण उतने ज्यादा आएंगे। जितने ज्यादा सहसंयोजक लक्षण आएंगे रंग उतना ही गहरा होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ला। तो AgI इसीलिए तो पीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म के तत्वों का आकार लगभग समान नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव पड़ेगा। देखो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठवां। ये होती है आपकी स्कैंडियम, 21 से शुरू होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक 30। ठीक है, ये होती है इट्रियम 39 से। जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, RuRH, Ag, सिल्वर और कैडमियम 48। जो आपकी 5D सीरीज है, जो आपकी 5D सीरीज है वो लेंथेनम 57 से स्टार्ट होती है, फिर बीच में रुक जाती है ब्लॉक तत्वों की आने की वजह से, लेंथेनाइड की वजह से, और फिर शुरू होती है हेफनियम 72 से और कहाँ तक जाती है? मरकरी 80 तक। टेंटिनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो यहाँ वाले तत्वों के कारण लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण 3D से बड़ा आकार किसका होना चाहिए था? 4D का, और 4D से बड़ा होना चाहिए नॉर्मली 5D का। लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण 3D से बड़ा तो 4D रहता है लेकिन 4D और 5D के आकार लगभग बड़े हो जाते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन आपका वर्ग संख्या 4 से शुरू होता है। तो स्कैंडियम से बड़ा है इट्रियम और इट्रियम से बड़ा है लेंथेनम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। टाइटेनियम से बड़ा है जर्कोनियम, लेकिन लेंथेनाइड संकोचन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम के आकार लगभग समान हो जाते हैं। ये तो नहीं पूछ रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है ये? मोलिब्डेनम और टंगस्टन। कहाँ है मोलिब्डेनम? ये रहा, और ये रहा आपका टंगस्टन। तो क्रोमियम से बड़ा मोलिब्डेनम, लेंथेनाइड संकोचन के कारण दोनों के आकार समान। तो भैया ये भी गया।
ठीक है, नायोबियम और ऑस्मियम, ये रहा ऑस्मियम और ये रहा नायोबियम, अरे नायोबियम कहीं और है, ऑस्मियम कहीं और है, तो तीसरा इज द राइट आंसर, ये जाएगा। पीडी और पीटी, देखो पीडी और पीटी के आकार भी लगभग क्या हो जाएंगे, समान, तो चौथा आंसर नहीं जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, इनके आकार तो लगभग समान है। रीजन है लेंथेनाइड संकुचन। विल्सन रोग के कारण किस धातु का संचय यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क में होता है, कॉपर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे का सामान्य घटक नहीं है, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, कई बार आया हुआ है पेपर में, आंसर है इसका 313 नैनोमीटर। कैसे करना होता है, ध्यान से देखो, वुडवर्ड और फीजर के नियम का उपयोग करना है। ये वाला समवलयाकार भी है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में भी है, ये विषम वलयाकार भी है क्योंकि अलग अलग में भी है। जब समवलयाकार होमोएन्युलर और विषम वलयाकार हेटेरोएन्युलर दोनों दिए होते हैं तो अपन जो मूल मान मानते हैं वो किसका मानते हैं, होमो का, और होमो के लिए मूल मान कितना होता है, 253 नैनोमीटर। उसके बाद वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू, एक तरफ तो जुड़ा होगा सिंगल से और एक तरफ जुड़ा होगा डबल से, तो 1 2 3 4, एक वलय अवशेष के कारण 5 की होती है तो 4 से कितनी की होगी, 20 नैनोमीटर की। ये एल्किल प्रतिस्थापी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और क्या होगा, भारी चक्रीय द्विबंध, इस वलय की तुलना में ये बाहर की तरफ निकल रहा है, एक भारी चक्रीय द्विबंध, इसकी तुलना में ये बाहर निकल रहा है, 2 भारी चक्रीय द्विबंध। एक के लिए 5 होता है तो 2 के लिए 10 होगा। इसके अलावा संयुग्मन का विस्तार, 2 द्विबंधों को छोड़कर जो अगला द्विबंध संयुग्मन में उपस्थित होता है, संयुग्मन का विस्तार कहलाता है 30। 30 और 20 50 और 60, 60 और 50 ये हो गए 313। ये लो, ये आंसर है इसका। 3 का 3 आ गया, 5 और 2 7 और 3 10 11, 1 2 और 1 3, ठीक है। 56 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करने पर किसी अभिक्रिया का टी हाफ मतलब अर्धायु काल आधा हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो एक तो अपने सिलेबस में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शनों के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है, A0 अपॉन में T2K0, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के होता है, तो ये तो निर्भर ही नहीं करता सांद्रता पर। और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में ए या बराबर 1 अपॉन में के, तो 1 अपॉन में ए कर लेता हूं, यहां साइन लगा लेता हूं। तो देखो, अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो अर्धायु काल भी बढ़ रहा है तो 0 ऑर्डर की होगी। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाऊंगा लेकिन अर्धायु काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अब क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करूंगा तो अर्धायु काल आधा हो जाएगा। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की, तो ये रहा, इससे गया। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रो का है, ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ई नॉट सेल पूछ रहा है। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कैथोड कौन है और एनोड कौन है, तो सबसे पहली बात तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के, सेल प्रदर्शन को देखकर आप पता लगा सकते हो, और दूसरा डेटा को देखकर। चलो डेटा को देखकर करते हैं। पहले मैंने आपसे कहा है कि जिसके लिए मानक अपचयन विभव एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होता है वो आपका किसकी तरह कार्य करता है, वो आपका कार्य करता है एनोड की तरह। तो Zn+2 जिंक में जा रहा है अपचयन है, कॉपर+2 कॉपर में जा रहा है अपचयन है। कौन सी वैल्यू कम है, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, ये वाली वैल्यू कम है तो ये एनोड और ये कैथोड। और वैसे भी सेल प्रदर्शन में रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड कैथोड को। फॉर्मूला क्या है, कैथोड, कैथोड कौन है नीचे वाला, माइनस का 0.17 माइनस एनोड क्या है, माइनस का 0.76, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 76 माइनस 0.76 माइनस 0.17, तो ये आ गया 0.59। ठीक है ना, बिल्कुल 9 7 16 5 6 7, ठीक है, बिल्कुल सही है, 0.59 वोल्ट। अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन का, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम जल में घोला गया, इतने इतने दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, जल के लिए के भी दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टीएफ बराबर के बी डॉट एम। क्लियर है, डेल्टा टी बी नहीं, डेल्टा टी बी कह रहा है क्या, जल के लिए के बी, बी तो इसको बी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी बी
बराबर केवी कितना दे रहा है, जल के लिए 0.52 होता है, इनटू स्मॉल एम का फॉर्मूला मोल अल्था का विलय का भार 18 अपॉन में अणु भार ग्लूकोज का कितना होता है 180 इनटू 1 किलोग्राम जल दे रहा है, यानी कि 1 अपॉन में 1, हटाओ इसको, काटो 18 से 180 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो डेल्टा टीवी कितना आ गया आपका 0.052, 0.52 में 10 से भाग लगेगा तो 0.052 आ जाएगा। हाँ जी, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलयन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलायक। विलायक के रूप में कौन ले रखा है, जल। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, आंसर किस में दे रखे हैं, केल्विन में। तो मेरी बात सुनो, डेल्टा टीवी कितना आया है 0.052, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है विलयन का, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलायक, विलायक के रूप में कौन ले रखा है, जल। और आपको पता है जल कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन आंसर तो केल्विन में है, तो इसको केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें 273.15 जोड़ दो, कितना आ गया 373.15 माइनस 373.15, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विलियन को यहीं रहने दो, बीपी ऑफ विलियन यहीं रहने दो, माइनस 373 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 373.15 प्लस 0.052 जोड़ दो भैया। जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर, 373.15 और 0.052, तो ये तो 2 आ गया, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और ये 373.202 केल्विन। देखो ऐसा कुछ है क्या, ये रहा 373.202 केल्विन। अगला क्वेश्चन 59, डाईएजोनियम लवण की एनिलीन से अभिक्रिया कराने पर, डाईएजोनियम लवण की एनिलीन से, एक बार ये सॉल्यूशन देख लेना, ये लो, ठीक है ना, ये रहा इसका सॉल्यूशन। डाईएजोनियम लवण की एनिलीन से अभिक्रिया कराने पर पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। डाईएजोनियम लवण क्या होता है, बीडीएसी, ये देखो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है, एनिलीन के साथ। अगले पेज पे बताता हूं, देखो N2 पॉजिटिव और इस पर है Cl नेगेटिव, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है, एनिलीन के साथ। ये हो गई एनिलीन NH2, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाते हैं, क्या बनता है, N डबल बॉन्ड N और ये NH2, ठीक है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। अब ये भी देखो, ये एक एरोमेटिक यौगिक है, ये भी एक एरोमेटिक है, और एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या, इसमें कुछ ऐसा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका प्रोकैरियोटिक वाला है, बायो शुरू हो गई, ठीक है, ये लो, ठीक है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट आपका ये वाला पेपर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ। 2018 का भी एक पेपर और बचा हुआ है, उसको कराता हूँ, फिर धीरे धीरे सारे कराता हूँ, और जल्दी ही लेवल असिस्टेंट के पेपर शुरू करता हूँ। गुड नाइट, तैयारी अच्छे से करो, मोटिवेट रहो।